हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर का अध्याय 13 पढ़कर सुनाऊंगा। तो एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो अध्याय 13 निकोलस फ्लेमेल। डंबलडोर ने हैरी को यह समझा दिया था कि वह दोबारा शहीबाग के दर्पण की तलाश में ना जाए और इसलिए क्रिसमस की बची हुई छुट्टियों में अदृश्य चोगा उसके संदूक के नीचे पड़ा रहा। हैरी सोच रहा था काश इतनी ही आसानी से वह दर्पण में देखी बातों को भी भूल सकता, परंतु वह नहीं भूल पाया। उसे बुरे सपने आने शुरू हो गए जिनमें वह बार बार देखता कि उसके माता पिता हरी रोशनी के धमाके में गायब हो रहे हैं, जबकि कोई आदमी तेज आवाज में हंस रहा है। जब हैरी ने रॉन को इन सपनों के बारे में बताया तो उसने कहा, देखो डंबलडोर सही कहते थे, वह दर्पण किसी को भी पागल कर सकता है। हरमाइनी स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले आई और उसने घटनाओं को एक अलग ही नजरिए से देखा। एक तरह से वह सोच कर दहशत में आ गई थी कि हैरी 3 रातों तक लगातार बिस्तर से बाहर निकलकर पूरे स्कूल में घूमता रहा। अगर फिल्च ने तुम्हें पकड़ लिया होता तो। और दूसरी तरफ वह निराश थी कि हैरी को कम से कम यह तो पता लगा लेना चाहिए था कि निकोलस फ्लेमेल कौन है। उन्हें अब यह उम्मीद नहीं थी कि वे लाइब्रेरी के किसी किताब में फ्लेमेल का नाम खोज पाएंगे। वैसे हैरी को अब भी यकीन था कि उसने यह नाम कहीं पर पढ़ा था। एक बार स्कूल शुरू हो गए तो वे ब्रेक के दौरान 10 मिनट तक किताबें छानने के काम में फिर से जुट गए। हैरी के पास तो बाकी दिनों से भी कम समय था क्योंकि क्विडिच की प्रैक्टिस एक बार फिर शुरू हो गई थी। वुड इस बार टीम से पहले से ज्यादा मेहनत करवा रहा था। अब बर्फ गिरने की बजाय बारिश हो रही थी, परंतु लगातार हो रही बारिश भी वुड के उत्साह को ठंडा नहीं कर पाई। बिजली बिंदु शिकायत कर रहे थे कि वुड पागल हो गया है, पर हैरी वुड की तरफ था। अगर वे मेहनतकश के खिलाफ अपना अगला मैच जीत लेंगे तो वे 7 साल में पहली बार हाउस चैंपियनशिप में नागशक्ति से आगे निकल जाएंगे। कड़ी मेहनत करने के पीछे जीतने की इच्छा तो थी ही। इसके अलावा हैरी ने पाया कि जब वह प्रैक्टिस के बाद थक जाता था तो उसे बुरे सपने बहुत कम आते थे। फिर एक दिन जब मौसम बहुत ज्यादा गीला और मैदान कीचड़ से भरा था, तब प्रैक्टिस के दौरान वुड ने टीम को एक बुरी खबर सुनाई। वह बिजली बिंदुओं पर बुरी तरह खफा था क्योंकि वे एक दूसरे पर गोतामार बमबारी कर रहे थे और अपनी झाड़ुओं से गिरने का नाटक कर रहे थे। मस्ती मत करो, वह चीखा। इसी तरह की हरकतों से हम मैच हारेंगे। इस बार स्नेप रेफरी बन रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वे किसी भी बहाने से गणद्वार के पॉइंट कम कर दें। यह सुनकर जॉर्ज वीजली अपनी झाड़ू पर से सचमुच गिर गया। स्नेप रेफरी बन रहे हैं, वह कीचड़ सने मुंह से बोला। स्नेप क्विडिच के मैच में पहले कब रेफरी बने थे? अगर हम नागशक्ति से आगे निकलने की स्थिति में हैं तो वे कभी न्याय नहीं करेंगे। बाकी टीम भी जॉर्ज के पास नीचे उतरकर शिकायत करने लगी। यह मेरी गलती नहीं है, वुड ने कहा। हमें तो सिर्फ इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हम साफ सुथरा खेलें ताकि स्नेप को हमारे खिलाफ कोई भी बहाना ना मिल सके। यह सब तो ठीक है, हैरी ने सोचा, परंतु एक और कारण भी था जिसकी वजह से वह स्नेप के आसपास रहने पर क्विडिच नहीं खेलना चाहता था। टीम के बाकी लोग प्रैक्टिस के बाद हमेशा की तरह एक दूसरे से बातें करने के लिए रुक गए, परंतु हैरी सीधे गणद्वार के हॉल में गया जहां उसने रॉन और हरमाइनी को शतरंज खेलते देखा। शतरंज इकलौती चीज थी जिसमें हरमाइनी हार जाती थी और हैरी तथा रॉन दोनों का ही विचार था कि यह उसकी उदारता थी। जब हैरी उसकी बगल में बैठा तो रॉन बोला, जरा 1 मिनट रुको, मुझसे कुछ मत बोलना। तभी उसकी निगाह अचानक हैरी के चेहरे पर पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी हालत खराब दिख रही है। कोई और ना सुन ले इसलिए अपनी आवाज नीचे करते हुए हैरी ने उन दोनों को बताया कि स्नेप के मन में क्विडिच का रेफरी बनने का दुष्ट विचार आया है, तो खेलने से मना कर दो। हरमाइनी ने तत्काल कहा। कह दो कि तुम बीमार हो, रॉन ने कहा। अपनी टांग टूटने का नाटक करो, हरमाइनी ने सुझाव दिया। अपनी टांग सचमुच तोड़ लो, रॉन ने कहा।
मैं ऐसा नहीं कर सकता, हैरी ने कहा। हमारे पास कोई रिजर्व खोजी नहीं है। अगर मैं नहीं खेलूंगा तो गणद्वार तो खेल ही नहीं पाएगा। उसी पल नेविल गिरता पड़ता हुआ हॉल में आया। कोई नहीं समझ पाया कि वह किस तरह तस्वीर के छेद में से अंदर आने में कामयाब हुआ, क्योंकि उसके पैर बंधे हुए थे। वे तत्काल समझ गए कि पैर बांधने वाले श्राप की वजह से उसके पैर बंधे थे। वह गणद्वार के हॉल तक सारे रास्ते कूदता हुआ आया होगा। हरमाइनी को छोड़कर सभी हंसने लगे। हरमाइनी उछलकर खड़ी हुई और उसने श्राप विरोधी मंत्र पढ़ा। नेविल के पैर खुलकर अलग हो गए और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्योंकि वह अब भी कांप रहा था। क्या हुआ? हरमाइनी ने कहा। हरमाइनी ने उससे पूछा और उससे हैरी तथा रॉन के पास ले जाकर बिठा दिया। मेलफॉय, नेविल ने कांपते हुए कहा, वह मुझे लाइब्रेरी के बाहर मिला। उसने कहा कि वह इसकी प्रैक्टिस करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल के पास जाओ, हरमाइनी ने नेविल को सलाह दी। उसकी शिकायत करो। नेविल ने अपना सिर हिलाया। मैं अपने आप को और ज्यादा मुश्किलों में नहीं डालना चाहता, वह बुदबुदाया। तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, नेविल, रॉन ने कहा। उसे लोगों को अपने कदमों तले रौंदने की आदत पड़ चुकी, परंतु यह तो कोई कारण नहीं है कि तुम उसके सामने झुक जाओ और उसका काम आसान कर दो। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझ में गणद्वार में रहने लायक बहादुरी नहीं है। मेलफॉय यह काम पहले ही कर चुका है, नेविल ने रूंधे गले से कहा। हैरी ने अपने दुशाले की जेब टटोली और चॉकलेट का एक मेंढक निकाला। यह उस बक्से का आखिरी मेंढक था जो हरमाइनी ने उसे क्रिसमस पर दिया था। उसने इसे नेविल को दिया, जिसे देखकर लगता था कि वह बस रोने ही वाला था। तुम अकेले 12 मेलफॉयों के बराबर हो, हैरी ने कहा। बोलती टोपी ने तुम्हें गणद्वार में भेजा है ना? और मेलफॉय कहाँ है? सड़ी नाग शक्ति में। मेंढक का कवर हटाते हुए नेविल के होंठ पर हल्की सी मुस्कान आई। धन्यवाद हैरी, मुझे लगता है अब मुझे बिस्तर पर जाना चाहिए। क्या तुम्हें कार्ड चाहिए? तुम कार्ड इकट्ठा करते हो, है ना? जब नेविल चला गया तो हैरी ने मशहूर जादूगरों के कार्ड की तरफ देखा। एक बार फिर डंबलडोर, उसने कहा। पहली बार मुझे वही मिले थे। उसने सांस अंदर की तरफ खींची और कार्ड को पलटकर देखा। फिर उसने रॉन और हरमाइनी की तरफ देखा। मुझे मिल गया, वह फुसफुसाया। मुझे मेलफॉय मिल गया, मुझे फ्लेमिंग मिल गया। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैंने उसका नाम पहले भी कहीं पढ़ा है। मैंने उसका नाम ट्रेन में पढ़ा था जब मैं यहाँ आ रहा था। यह सुनो, प्रोफेसर डंबलडोर खास तौर पर इन चीज़ों के लिए मशहूर हैं। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज करने के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। हरमाइनी एकदम उछल पड़ी जब उसे अपने पहले होमवर्क के लिए नंबर मिले थे। उसके बाद वह कभी इतनी रोमांचित नहीं दिखी। यहीं रुको, उसने कहा, और वह सीढ़ियों को कूदती हुई लड़कियों के कमरे की तरफ भागी। हैरी और रॉन को बस इतना ही मौका मिला कि वे एक दूसरे को रहस्यमय निगाहों से देख पाएं, और उसने इतने में ही हरमाइनी दौड़कर वापस आ गई। उसके हाथ में एक भारी भरकम पुरानी पुस्तक थी। मैंने कभी इसमें देखने के बारे में नहीं सोचा, वह रोमांचित स्वर में फुसफुसाई। मैंने यह किताब कई सप्ताह पहले लाइब्रेरी से दिल बहलाने के लिए पढ़ी थी। दिल बहलाने के लिए, रॉन ने कहा, परंतु हरमाइनी ने उसे तब तक चुप रहने के लिए कहा जब तक कि वह किताब में कुछ खोज न ले। इसके बाद उसने किताब के पन्ने तेजी से पलटे और वह अपने आप से बोलती हुई बड़बड़ाती हुई जा रही थी। आखिर उसे वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रही थी। मैं जानती थी। क्या अब हमें बोलने की इजाजत है? रॉन ने मुंह बनाकर कहा। हरमाइनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। निकोलस फ्लेमेल, वह नाटकीय अंदाज में बोली, के पास पारस पत्थर है। इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना उसे उम्मीद थी। क्या? हैरी और रॉन ने कहा। सच्ची? क्या तुम दोनों को पढ़ना नहीं आता? देखो और इसे पढ़ो यहाँ। उसने उन दोनों की तरफ किताब सरका दी और हैरी व रॉन ने पढ़ा। रसायन शास्त्र के प्राचीन अध्ययन का संबंध पारस पत्थर बनाने से है, जो अद्भुत शक्तियों वाला एक पौराणिक पत्थर है। यह पत्थर किसी भी वस्तु को शुद्ध सोने में बदल देता है और आयु बढ़ाने वाला अमृत भी बनाता है, जिसे पीने वाला अमर हो जाता है। सदियों से पारस पत्थर के बारे में कई अफवाह रही हैं, परंतु फिलहाल ऐसा पत्थर एक ही है और वह मिस्टर निकोलस फ्लेमेल के पास है, जो जाने माने रसायन शास्त्री और ओपेरा प्रेमी है। मिस्टर फ्लेमेल, जिन्हें पिछले साल अपना 665वां जन्मदिन मनाया, डेवोन में अपनी पत्नी पेरुनिल 658 साल के साथ शांत जीवन बिता रहे हैं। देखा? हैरी और रॉन के पढ़ने के बाद हरमाइनी ने कहा। कुत्ता फ्लेमेल के पारस पत्थर की रखवाली कर रहा है।
मैं शर्त लगाती हूँ फ्रिमेल ने डम्बलडोर से उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा क्योंकि वे दोनों दोस्त हैं और वह जानता है कोई इसके पीछे पड़ा है, इसीलिए वह पत्थर को ग्रिंगॉट से निकलवाना चाहता था। एक पत्थर जो सोना बनाता है और आपको कभी मरने नहीं देता, हैरी ने कहा। कोई हैरानी नहीं कि स्नेप इसके पीछे पड़ा हुआ है। हर कोई चाहेगा कि ऐसा पत्थर उसके पास हो। और कोई हैरानी नहीं हमें फ्रिमेल का नाम जादूगरी के आधुनिक विकास के अध्ययन में नहीं मिला, रॉन ने कहा। अगर वे 665 साल के हैं तो उन्हें आधुनिक तो नहीं कहा जा सकता, है ना? अगली सुबह हैरी और रॉन गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में आदम भेड़िए के काटने के विभिन्न उपचार उतार रहे थे, परंतु वे अब भी वही चर्चा कर रहे थे। अगर उन्हें पारस पत्थर मिल जाए तो वे क्या करेंगे? जब रॉन ने यह कहा कि वह अपनी खुद की क्विडिच टीम खरीदेगा, तब जाकर हैरी को स्नेप के आने वाले मैच की याद आई। मैं खेलूंगा, उसने कहा, और रॉन और हरमाइनी से कहा, अगर मैं नहीं खेला तो नागशक्ति के लोग सोचेंगे कि मैं स्नेप का सामना करने से डर रहा हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा अगर हम जीते तो उनके चेहरे से मुस्कान उड़ जाएगी, बशर्ते वे लोग तुम्हें पिच से ही ना उड़ा दें, हरमाइनी ने कहा। जैसे जैसे मैच का दिन करीब आता गया, हैरी की घबराहट और बढ़ती गई। चाहे उसने रॉन और हरमाइनी से जो भी कहा हो, बाकी टीम भी बहुत शांत नहीं थी। हाउस चैंपियनशिप में नागशक्ति से आगे निकलने का विचार बहुत बढ़िया था। किसी ने भी पिछले 7 साल से ऐसा कभी नहीं किया था, परंतु क्या उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा क्योंकि जबकि रेफरी इतना पक्षपाती हो? हैरी ने हैरी नहीं जानता था कि यह उसके मन का वहम था या नहीं, परंतु वह जहां भी जाता था स्नेप से टकरा जाता था। कई बार तो उसके मन में यह विचार आया कि कहीं स्नेप उसका पीछा तो नहीं कर रहा है और उसे खुद पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जादुई काढ़े की क्लास अब एक तरह की साप्ताहिक यात्रा में बदल गई थी और स्नेप हैरी के साथ भयानक व्यवहार करने लगा था। क्या स्नेप यह जानता था कि उन्हें पारस पत्थर के बारे में पता चल चुका है? हैरी को यह समझ नहीं आया कि स्नेप को कैसे पता चल सकता था, परंतु कई बार उसे यह भयानक एहसास होता था कि शायद स्नेप मन की बातें पढ़ सकता है। जब रॉन और हरमाइनी अगली दोपहर चेंजिंग रूम से बाहर शुभकामनाएं दे रहे थे हैरी को, तो हैरी जानता था कि वे लोग यही सोच रहे होंगे कि वे उसे दोबारा जिंदा देख पाएंगे या नहीं। आप इसे तो सांत्वना देने वाला विचार नहीं कह सकते। जब उसने अपनी क्विडिच की ड्रेस पहनी और अपनी निम्बस 2000 उठाई तो हैरी ने वुड के उत्साह बढ़ाने वाले भाषण का एक भी शब्द नहीं सुना। इस बीच रॉन और हरमाइनी स्टैंड में नेवल के पास बैठ गए, जिसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने गंभीर और चिंतित क्यों दिख रहे थे। वे मैच में अपनी छड़ियां लेकर क्यों आए थे? हैरी को मालूम था कि रॉन और हरमाइनी चुपकर पैर बांधने वाले श्राप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें यह विचार मैलफॉय से मिला था, जिसने नेवल पर इसका प्रयोग किया था, और वे तैयार थे अगर स्नेप ने हैरी को चोट पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो वे स्नेप पर इसका प्रयोग कर देंगे। भूलना मत, गैल लोकोमोटर मोर्ट्रेस है, हरमाइनी बुदबुदाई जब रॉन ने अपनी छड़ी बांह से ऊपर की तरफ छुपाई। मैं जानता हूँ, रॉन ने पलट कर जवाब दिया। बार बार मत बताओ। चेंजिंग रूम में वुड हैरी को एक तरफ ले गया। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता पॉटर, परंतु आज हमारे लिए सुनहरी गेंद को जल्दी पकड़ना जरूरी है। उतना पहले कभी नहीं था। इससे पहले कि स्नेप मेहनत कश को ज्यादा फायदा पहुंचा पाए, खेल ही खत्म कर दो। पूरा स्कूल यहाँ पर है, फ्रेड वीजली ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा। यहाँ तक कि कसम से डंबलडोर भी मैच देखने आए हैं। हैरी का दिल कुलाचे भरने लगा। डंबलडोर, उसने कहा, और वह दरवाजे तक दौड़कर भागकर गया ताकि अपनी आंखों से देख सके। फ्रेड सच बोल रहा था। सफेद दाढ़ी पहचानने में किसी भी तरह की गलती नहीं हो सकती। हैरी को इतनी राहत मिली कि उसका मन हुआ कि वह ठहाका लगाकर हंसे। अब वह सुरक्षित था। डंबलडोर अगर देख रहे हैं तो स्नेप ऐसी कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता जिससे हैरी को चोट पहुंचे। शायद इसलिए जब टीमें पिच पर पहुंची तो स्नेप बहुत गुस्से में दिख रहा था और रॉन ने यह ताड़ भी लिया। मैंने स्नेप को कभी इतना सड़ा मुंह बनाते नहीं देखा, उसने हरमाइनी से कहा। देखो, खेल शुरू हो गया, आउट। किसी ने रॉन के सिर में पीछे से कुछ चुभाया। यह मैलफॉय था। अरे सॉरी वीजली, तुम मुझे दिखी ही नहीं। मैलफॉय क्रैब और ग्वेल की तरफ देखकर दांत निकाल रहा था। सोच रहा हूं कि इस बार पॉटर कितनी देर तक अपनी झाड़ू पर टिक रह पाएगा। कोई शर्त लगाना चाहता है? तुम लगाओगे वीजली?
रॉन ने जवाब नहीं दिया। स्नेप ने अभी अभी मेहनतकश को एक पेनाल्टी दी क्योंकि जॉर्ज वीजली ने एक पहलवान को उसकी तरफ दे मारा। हरमाइनी, जिसकी सारी उंगलियां अपनी गोद में गुथी हुई थी, हैरी को लगातार देख रही थी, जो किसी बाज की तरह मैदान के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और सुनहरी गेंद की तलाश कर रहा था। तुम्हें पता है ग्रंथवार की टीम के खिलाड़ियों को कैसे चुना जाता है? मैल्फॉय ने कुछ मिनट बाद जोर से कहा, जब स्नेप ने मेहनतकश को बिना किसी कारण की एक पेनल्टी दे दी। वे ऐसे विद्यार्थी को चुनते हैं जिनके लिए उन्हें अफसोस होता है। देखो पॉटर, उसके मम्मी डैडी नहीं है, फिर वीजली बंधु जिनके पास पैसा नहीं है। तुम्हें भी टीम में होना चाहिए लॉन्गबॉटम, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। नेवल का चेहरा अचानक लाल हो गया, परंतु वह अपनी सीट से मैल्फॉय की तरफ मुड़ा। मैं तुम जैसे 12 लोगों के बराबर हूँ मैल्फॉय, उसने हकलाते हुए कहा। मैल्फॉय प्रबल जोर से हंसने लगे, परंतु रॉन बोला, जो अब भी खेल में अपनी आंखें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसे बता दो नेवल। लॉन्गबॉटम, अगर दिमाग सोना होता तो तुम वीजली से भी गरीब होते, और यह बहुत बड़ी बात है। हैरी की चिंता की वजह से रॉन का संयम पहले ही टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं मैल्फॉय, अगर अब आगे कुछ भी कहा तो। रॉन, हरमाइनी ने अचानक कहा। हैरी, क्या कहा? हैरी अचानक एक जबरदस्त गोता लगा रहा था जिसकी वजह से भीड़ के मुंह से आह निकल गई। तालियों की आवाज आने लगी। हरमाइनी खड़ी हो गई और उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली क्योंकि हैरी गोली की रफ्तार से जमीन की तरफ चला आ रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है वीजली, लगता है पॉटर को जमीन पर कोई सिक्का दिख गया है, मैल्फॉय ने कहा। रॉन ने आपा खो दिया। इससे पहले कि मैल्फॉय समझ पाता कि क्या हो रहा है, रॉन उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर चढ़ चुका था। नेवल झिझका, फिर वह अपनी सीट के पीछे चढ़कर उसकी मदद करने लगा। शाबाश हैरी, हरमाइनी चीखी और अपनी सीट पर खड़ी होकर देखने लगी कि हैरी स्नेप की तरफ तेजी से लपक रहा है। हरमाइनी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। मैल्फॉय और रॉन उसकी सीट के नीचे लुढ़के हुए थे। यह नेवल, क्रैब और गोयल की तरफ से मुक्कों की और चीखों की आवाज आ रही थी। ऊपर हवा में स्नेप अपनी जादुई झाड़ू पर समय रहते पलटा और उसने देखा कि लाल रंग की कोई चीज उससे कुछ इंच दूर से गुजरी। अगले ही पल हैरी ने अपने गोते को पूरा किया और उसकी बाह को जीत की खुशी में ऊपर उठाया। सुनहरी गेंद उसके हाथ में कैद थी। दर्शकों के स्टैंड जैसे फट पड़े। यह एक रिकॉर्ड था। किसी को भी याद नहीं कि सुनहरी गेंद को इससे पहले इतनी जल्दी पकड़ा गया था। रॉन, रॉन तुम कहाँ हो? मैच खत्म हो गया है, हैरी जीत गया है, हम जीत गए हैं, गणोद्वार आप सबसे आगे है, हरमाइनी चीखी और वह अपनी सीट पर ऊपर नीचे नाच रही थी और अगली लाइन में बैठी पार्वती पाटिल को गले लगा रही थी। हैरी अपनी झाड़ू को जमीन से 1 फुट ऊपर से कूदा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने यह क्या कर दिखाया। मैच खत्म हो चुका था। यह मुश्किल से 5 मिनट चला। जब गणद्वार विद्यार्थी के पिच पर दौड़ते हुए आए तो उसने स्नेप को पास से उतरते देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था और होंठ भिजे हुए थे। फिर हैरी ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर डंबलडोर के मुस्कुराते चेहरे को देखा। शाबाश, डंबलडोर इतने धीमे बोले कि सिर्फ हैरी ही सुन सके। यह देखकर अच्छा लगा कि तुम उस दर्पण के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो, अपने आप को व्यस्त रख रहे हो। बहुत अच्छे। स्नेप ने कड़वाहट से जमीन पर थूका। हैरी कुछ समय बाद चेंजिंग रूम से अकेला निकला ताकि वह अपनी निम्बस 2000 को झाड़ू घर में वापस ले जा सके। उसे याद नहीं था कि उसे इससे पहले कभी इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। उसने अब सचमुच कुछ ऐसा कर दिखाया था जिस पर वह गर्व कर सकता था। अब कोई नहीं कह सकता था कि वह सिर्फ एक मशहूर नाम है। उसे शाम की हवा पहले कभी इतनी मीठी गंध से भरी नहीं लग रही थी। वह गीली घास पर चला और उसने अपने मन में आखिरी घंटे की याद को ताज़ा किया, जो एक खुशनुमा फिल्म थी। हैरी, गणद्वार के विद्यार्थी उसे अपने कंधे पर बिठाने के लिए भाग रहे थे। रॉन और हरमाइनी दूर कूद रहे थे। रॉन की नाक से खून बह रहा था, परंतु वह ताली बजा रहा था। हैरी झाड़ू घर तक पहुंच गया। वह लकड़ी के दरवाजे पर टिका और उसने हॉगवर्ट्स की तरफ देखा। उसकी खिड़कियां डूबते सूरज की रोशनी में लाल थीं। अब गणद्वार इससे सबसे आगे है। उसने यह कर दिखाया। उसने स्नेप को बता दिया और स्नेप की बात पर एक नकाब पहने आकृति महल की अगली सीढ़ियों से तेजी से बाहर निकली। जाहिर था वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई देखे, इसलिए वह जितनी तेजी से हो सकता था अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। यह देखते ही हैरी के मन में जीत की यादें धुंधली हो गई और उसने उस आकृति को लंगड़ाती चाल को पहचान लिया। जब बाकी सभी डिनर ले रहे थे तो स्नेप चोरी से जंगल में क्यों जा रहा है? आखिर हो क्या रहा है? हैरी अपनी निम्बस 2000 पर कूद कर बैठा और उड़ चला। महल के ऊपर चुपचाप उड़ते हुए उसने देखा कि स्नेप लगभग दौड़ते हुए जंगल में घुसा और वह भी उसके पीछे चल दिया। पेड़ जितने घने थे
उसे यह नहीं देखा कि स्नेप कहाँ जा रहा है। हैरी निश्चित दायरे में उड़ता रहा, फिर नीचे की तरफ आया और पेड़ों के सबसे ऊपरी शाखा को छूता हुआ जब तक की आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती और वह उन आवाज़ों की तरफ उड़ा और बिना हलचल किए उतर कर एक बड़े पेड़ पर बैठ गया। वह सावधानी से उसकी एक डाल पर चढ़ा और अपनी जादुई झाड़ू को कसकर पकड़े रहा। वह पत्तियों के बीच से देखने की कोशिश कर रहा था। नीचे छायादार खुली जगह में स्नेप खड़ा था, परंतु वह अकेला नहीं था। क्विरल वहां पर था। हैरी क्विरल के चेहरे के भाव को तो नहीं देख सकता था, परंतु वह पहले से भी बुरी तरह से हकला रहा था। हैरी ने यह सुनने के लिए अपनी जबान अपनी सारी शक्ति लगा ली कि उसने उन लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। नहीं जानता कि आप मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहते हैं सिवरस। मैंने सोचा कि तुम्हारा छुपकर मिलना ही बेहतर होगा, स्नेप ने बर्फीली आवाज में कहा। विद्यार्थियों को पारस पत्थर के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, है ना? हैरी आगे झुका। क्विरल कुछ बुदबुदा रहा था। स्नेप ने उसे बीच में टोका। क्या तुम्हें पता चल गया कि हैग्रिड के कुत्ते को कैसे पार करना है? परंतु सिवरस, तुम मुझे अपना दुश्मन तो नहीं बनाना चाहोगे क्विरल, स्नेप ने कहा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं नहीं जानता कि आपका क्या। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मेरा क्या मतलब है। तभी एक उल्लू तेजी से चीखा और हैरी चौंक कर पेड़ पर से लगभग गिर पड़ा, लेकिन उसने समय रहते ही अपने आप को संभाला। जब स्नेप कह रहा था तुम्हारा तंत्र मंत्र मैं इंतजार कर रहा हूँ, परंतु मैं नहीं। ठीक है, स्नेप ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम जल्दी ही एक बार फिर मिलेंगे। तब तक तुम अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना कि यह फैसला करना तुम्हारे और तुम्हारी वफादारी में किसके साथ है। उसने चोगे को अपने सिर पर डाला और वहां से चल दिया। अब अंधेरा लगभग पूरी तरह हो चुका था, परंतु हैरी देख सकता था कि क्विरल अब भी चुपचाप खड़ा है, जैसे वह पत्थर की मूर्ति बन गया हो। हैरी, तुम कहाँ थे? हरमाइनी चीखी। हम जीत गए, तुम जीत गए, हम जीत गए, रॉन चिल्लाया और उसने हैरी की पीठ को ठोका और मैंने मेलफॉय की आंख काली कर दी तथा नेवल ने क्रैबर गोयल से अकेले ही निपटने की कोशिश की। वह अब भी ठंडा है, पर मैडम प्रॉम्फी का कहना है कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नागशक्ति को मजा चखाने में अब क्या कसर रह गई है। हाल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं। फ्रेड और जॉर्ज किचन से कुछ केक और बाकी सामान चुरा लाए हैं, उस सबको अभी रहने दो। हैरी ने आते हुए, चलो हम किसी खाली कमरे में चलते हैं। कुछ करने से पहले मेरी बात सुन लो। हैरी ने पहले यह पक्का कर लिया कि कमरे के अंदर प्रिवेसी तो नहीं है। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया। इसके बाद हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा और सुना। तो हम सही थे, पर पारस पत्थर ही है और स्नेप क्विरल को मजबूर कर रहा है उसे हासिल करने में उसकी मदद करे। उसने पूछा कि क्या वह जानता है कि प्रफी को पार कैसे किया जा सके और उसने क्विरल को तंत्र मंत्र के बारे में भी कुछ कहा। मुझे लगता है प्रफी के अलावा बहुत सारी चीज़ें पत्थर की रखवाली कर रही हैं, बहुत से जादू मंत्र होंगे और शायद क्विरल भी गुप्त कलाओं से रक्षा के लिए कुछ जादू किए होंगे। उसे तोड़ने के लिए स्नेप ने उसे मजबूर किया। हरमाइनी ने आतंकित होकर कहा, तो तुम्हारा मतलब है पत्थर तभी तक सुरक्षित जब तक क्विरल स्नेप के सामने कुछ नहीं फेंक देता? तब तो यह अगले मंगलवार तक चला जाएगा, रॉन ने कहा। तो ये था हैरी पॉटर और पारस पत्थर का अध्याय 13। मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चल जाए, बाय।